आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है इंसेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कीटों में पाचन तंत्र। इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं उसका पाचन तंत्र का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। ठीक है, दूसरा भाग पढ़ाऊंगा। तो आइए अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। दूसरे भाग में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेकेंड जो उसका भाग है मिड गट या मेसेंट्रॉन। ठीक है, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि इंसेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, कीटों के जो पाचन तंत्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग था वो है आपका हाइंड गट, दूसरा है आपका मिड गट, और तीसरा क्या है इसका फोर गट। ठीक है, ये हाइंड गट है, ये मिड गट है, और ये क्या है फोर गट है। तो 3 भागों में इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम बांटा गया है। हाइंड गट के बारे में, ठीक है, जो हाइंड गट है, अग्र जो है, अग्र उदर जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको मध्य उदर की बात करूँगा, मध्य पाचन तंत्र की बात करूँगा। तो मध्य पाचन तंत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, मेसेंट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि जो मध्य पाचन अंग होता है जिसे हम मिड गट कहते हैं उसे मिड गट और मेसेंट्रॉन कहते हैं। यह यकृत सीकी अथवा कार्डियल वाल्व से लेकर मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स अथवा पाइलोरिक वाल्व तक फैली होती है। इसकी आंतरिक दीवार फोर गट की तरह काइटिन की नहीं बनी होती है। ठीक है, तो मिड गट को ही, यानी कि मध्य पाचन अंग को ही मेसेंट्रॉन और मिड गट के नाम से जानते हैं। मिड गट जो होता है, ठीक है, वो आपकी कार्डियल वाल्व से लेकर के मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स, मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स क्या है, कीटों के उत्सर्जन अंग का सबसे मुख्य भाग होता है। ठीक है, जो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है उसे मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, अथवा पाइलोरिक वाल्व तक फैली होती है। इसकी आंतरिक दीवार फोर गट की तरह जो है वो काइटिन की नहीं बनी होती है। ठीक है, फोर गट की तरह इसकी आंतरिक दीवार जो है वो काइटिन प्रोटीन की नहीं बनी होती है, और ये जो है कार्डियल वाल्व से लेकर के मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स और पाइलोरिक वाल्व तक जो है वो फैला होता है। ठीक है, तो ये है आपका मिड गट। मिड गट क्या हम अगर काट करेंगे तो मिड गट का जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, इसमें कई सारी लेयर होती हैं, कई सारी परतें पाई जाती हैं, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, सर्कुलर मस्कल्स होती हैं, एपिथेलियम होती हैं, रिजनरेटिव सेल्स होती हैं, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन होती हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती हैं। तो भोजन जो है, ठीक है, भोजन बारीक होकर के जब मध्य पाचन अंग में जाता है तो वहीं से जो है भोजन का मुख्य पाचन शुरू होता है। ठीक है, इसमें कई सारे परतें पाई जाती हैं जो भोजन को महीन भागों में कई सारे परतों से छलनी की तरह, जैसे एक छलनी होती है, छलनी की तरह भोजन जो है वो छनता है। ठीक है, और यहीं पर अवशोषण की प्रक्रिया भोजन की होती है, और भोजन जो है लिक्विड फॉर्म में, द्रव में जो है वो मिल जाता है। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका हाइंड गट के रास्ते बाहर जो है वो निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कई सारी परतें होती हैं। इन परतों के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो पेरिटोबियल मेम्ब्रेन जो होती है, मतलब कि जो मेसेंट्रॉन होता है, मेसेंट्रॉन के अंतर्गत कई सारे दीवारें होती हैं, परतें होती हैं। ये परतें जो होती हैं भोजन को बिल्कुल छन्नी की तरह छान करके रक्त में पहुंचाने का काम करती हैं। कौन कौन सी परतें होती हैं? पहली है पेरिट्रोपिक झिल्ली, ठीक है, जिसे हम पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिट्रोपिक झिल्ली या पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा है आपका एंटेरिक इपिथीलियम या एंटेरिक इपिथीलियम, जिसे हम एंटेरिक इपिथीलियम कहते हैं। तीसरा आधारी झिल्ली, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। आधारी झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन,
चौथा है वृत्ताकार मांसपेशियां, जिसे हम सर्कुलर मस्कल्स कहते हैं। पांचवी जो है वो है लंबाकार मांसपेशियां, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कल्स होती हैं। छठवीं जो है आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से 6 परतें होती हैं जो मेसेंट्रॉन के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं परतों से भोजन जो है वो पाचन की जो है अवशोषित होता है और रक्त में जाता है। ठीक है, एंटेरिक एपिथेलियम जो होती हैं 3 प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती हैं। ठीक है, एंटेरिक एपिथेलियम कितने प्रकार कोशिकाओं से बनी होती हैं? 3 प्रकार की। पहली है आपका कोलुमिनर यानी खंभाकार कोशिकाएं, दूसरी है पुनरुत्पादक यानी कि रिजनरेटिव जो सेल्स होती हैं, तीसरी है गोबलेट सेल्स। तो ये जो है आपकी एंटेरिक एपिथेलियम की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। आपका कोलुमिनर, रिजनरेटिव और गोबलेट सेल्स जो है वो पाई जाती हैं। गोबलेट कोशिकाएं पाचक रस बनाती हैं जिससे भोजन घुल करके अवशोषण योग्य हो जाता है, एवं अन्य सभी खंभाकार कोशिकाएं भोजन का अवशोषण करती हैं तथा रक्त में पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो सेल्स होती हैं, कोलुमिनर, रिजनरेटिव, ग्लोबलेट, ये सारी कोशिकाएं जो है वो पाचक रस बनाती हैं जिससे भोजन घुल करके अवशोषण योग्य हो जाता है, एवं अन्य सभी खंभाकार कोशिकाएं भोजन का अवशोषण करती हैं और उसे रक्त में पहुंचाने का काम जो है वो करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो ये सेल्स होती हैं। जबकि जो रिजनरेटिव सेल्स होती हैं, पुनरुत्पादक कोशिकाएं होती हैं, वे लगातार नई कोशिकाओं को पैदा करती रहती हैं जिससे क्षतिग्रस्त अथवा मरी हुई कोशिकाओं को बदला जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिजनरेटिव सेल जो होती हैं वो उसको चेंज करती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो पुनरुत्पादक होती रहती हैं। इस प्रकार से एंटेरिक एपिथेलियम के मुख्य 5 कार्य होते हैं। ठीक है, एंटेरिक एपिथेलियम जो होते हैं उसके मुख्य 5 कार्य होते हैं। पहला क्या होता है? पाचक रस बनाना। दूसरा क्या होता है? भोजन का अवशोषण करना तथा उसे रक्त में मिलाना। ठीक है, तो एंटेरिक एपिथेलियम जो होते हैं उसके 5 मुख्य कार्य होते हैं। पाचक रस बनाना, भोजन का अवशोषण करना तथा रक्त में उसे मिलाना। तीसरा क्या है? नई कोशिकाएं उत्पन्न करना। ठीक है, चौथा क्या है? पानी का अवशोषण करना, और 5वां क्या है? त्याज्य पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, तो एंटेरिक एपिथेलियम जो होते हैं उसके मुख्य 5 कार्य होते हैं, जैसे कि पाचक रस बनाना, इसे पाचक जूस कहते हैं। इसमें तमाम प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? भोजन का अवशोषण करना तथा उसे रक्त में मिलाना। ठीक है, भोजन का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना और उसे रक्त में मिलाना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो नई कोशिकाएं उत्पन्न करना, न्यू सेल्स जो होती हैं उसे उत्पन्न करना। ठीक है, ये भी इसका कार्य होता है। पानी का अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना। ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, पानी का अवशोषण करना, ये भी इसका कार्य होता है। ठीक है, त्याज्य पदार्थों को बाहर निकालना, जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालना जो है वो, यानी हाइंड गट के रास्ते बाहर निकालना, ये भी इसका मुख्य जो है वो कार्य होता है। ठीक है, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन जो होती है, पेरिट्रोपिक झिल्ली, पेरिट्रोपिक झिल्ली की बात करें तो यह काफ़ी पतली झिल्ली होती है जो कि केवल मध्य प्रणाली में ही मिलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी पतली झिल्ली होती है जो कहाँ मिलती है? केवल मध्य प्रणाली में मिलती है। इसका प्रमुख कार्य एपिथेलियल की कोशिकाओं को भोजन के टुकड़ों के संपर्क में आने से बचाना तथा उसका रक्षा करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि उसे एपिथेलियम कोशिकाओं के मिलने से, ठीक है, एपिथेलियम कोशिकाओं को भोजन के टुकड़े के संपर्क में आने से रोकना या बचाना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके साथ ही साथ द्रव पदार्थों का आदान प्रदान भी इसी की सहायता से होता है। ठीक है, तो ये पेरिट्रोपियल झिल्ली जो होती है
मेसेंट्रॉन के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण झिल्ली होती है। जो द्रव पदार्थ का आदान प्रदान होता है वो केवल पेरिट्रोपिक झिल्ली के द्वारा होता है। द्रव पदार्थ जो है वो छन करके जो है वो आगे जाता है, ठीक है, हाइंड गट में जाता है या वो अवशोषित होता है। द्रव पदार्थ पूरी छन्नी पेरिट्रोपिक झिल्ली से छन करके रक्त में जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका हाइंड गट के रास्ते एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपकी पेरिट्रोपिक झिल्ली के कार्य होते हैं। हाइंड गट या प्रोटेक्टोडियम तीसरा जो मुख्य भाग है, ये तो अभी आपने पढ़ा जो है वो मेसेंट्रॉन के बारे में या मिड गट के बारे में। हम बात करेंगे हाइंड गट के बारे में। हाइंड गट और प्रोक्टोडियम की बात करें तो मिड गट के पिछले भाग से लेकर गूदा यानी एनस तक के भाग को हाइंड गट कहते हैं, ठीक है। कहाँ तक के भाग के? मिड गट का जो पिछला भाग होता है, मिड गट के पिछले भाग से लेकर के एनस तक का भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? हाइंड गट कहते हैं। यह उदर के चौथे खंड से लेकर 10वें खंड तक फैला रहता है, ठीक है। यह उदर के यानी एब्डोमेन के चौथे खंड से लेकर के कितना खंड देता है? 10वें खंड तक जो है वो फैला रहता है, ठीक है। इसको निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कई सारे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग है? इलियम, ठीक है, इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, ठीक है, कोलन और लार्ज इंटेस्टाइन। तीसरा क्या है? रेक्टम, ठीक है। इलियम, कोलम और रेक्टम, 3 प्रकार के मुख्य भागों में इसे विभाजित किया गया है, ठीक है। हाइंड गट और प्रोक्टोडियम को इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन और लार्ज इंटेस्टाइन, तीसरा क्या है? रेक्टम, ठीक है। तो ये 3 इसके मुख्य भाग होते हैं। इलियम जो होता है यह छोटी नली होती है जो कि पीछे की तरफ पतली होती है। इसकी आंतरिक दीवार में कई उभार यानी फोल्ड होते हैं, ठीक है। इलियम जो होती है वो क्या होती है? यह छोटी नली होती है जो कि पीछे की तरफ पतली होती है। इसकी आंतरिक दीवार में कई सारे उभार होते हैं यानी फोल्ड होते हैं, ठीक है। कोलन की बात करें तो बाह्य आकृति को देखते हुए कोलन को इलियम से अलग करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। केवल आकृति के आधार पर अलग कर सकते हैं क्योंकि कुछ कीटों में एस आकार की होती हैं, ठीक है। कॉलन जो है कुछ कीटों में एस आकार की होती हैं, बाकी जो है इलियम के जैसी होती हैं। कुछ आकृति के आधार पर इसको हम अलग करते हैं तथा पतली होती है। यह 5वें तथा 6ठे उदर में स्थित होती है, ठीक है। तो इलियम और कोलम के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेक्टम की। तो रेक्टम क्या होती है? यह पतली दीवार का बना होता है। कैसा होता है? पतली दीवार का बना होता है एवं अगले तथा पिछले दोनों किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। इसी मोटे भाग के अंदर अंगुलियों के आकार के 6 रेक्टल पैपली होते हैं तथा बाहर की ओर 6 लंबी मांसपेशियों की धारियां होती हैं, ठीक है। इलम, कॉलम, रेक्टर जो है वो ये इसके मुख्य भाग जो है वो होते हैं, ठीक है। हाइंड गट के इलम, कॉलम और रेक्टम जो होते हैं वो मुख्य भाग होते हैं। तो इसमें एक्सक्रीटिव जो है वो उत्सर्जी अंग जुड़े होते हैं। तो जिस प्रकार से जो है वो ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इलम, कॉलम, रेक्टम के अलग अलग कार्य होते हैं। अब बात करेंगे हम सिलेवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, लार ग्रंथियों की बात करेंगे। तो टिड्डों में ये एक जोड़ी पाई जाती हैं, ठीक है। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? एक जोड़ी टिड्डों में पाई जाती हैं जो कि फोरगट से नलिका के रूप में निकल करके 2 मुख्य भागों में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। टिड्डों में एक जोड़ी पाई जाती हैं जो कि फोरगट से नलिका के रूप में निकल करके 2 मुख्य भागों में विभाजित हो जाती हैं। प्रत्येक नलिका वक्ष भाग में पीछे की ओर कुछ दूर आकार पुनः कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। फलस्वरूप शाखाओं सिरों पर अंगूर के गुच्छे का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। इन ग्रंथियों को सहायक ग्रंथियां एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टिड्डों में क्या होती हैं? एक जोड़ी सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। सलेवरी ग्लैंड क्या करती हैं कि जो है इसमें स्वाद ग्रंथियां मौजूद होती हैं जिससे कि स्वाद पता चलता है, और लार ग्रंथियां मौजूद जाती हैं जिससे कि लार जो है निकलता है, और इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। ये नलिका जो होती है वक्ष भाग में पिछले की ओर कुछ दूर आकर के पुनः कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और फलस्वरूप जो है वो गुच्छे के आकार के रूप में रहती हैं, ठीक है। तो इसमें टेस्ट बड भी मौजूद होते हैं जिससे कीटों को स्वाद भी प्राप्त होता है भोजन का, ठीक है। इन ग्रंथियों में कई सारे एक्सेसरी ग्लैंड
एसेसरी यानी कि इन ग्रंथियों को सहायक ग्रंथियां जो है वो कहा जाता है। इन प्रत्येक कोष्ठ में एक लार नली जाती है। इन कोष्ठों से पतली पतली शाखाएं निकलकर लार नलिकाओं यानी सिलेवरी डक्ट में आती हैं। आगे चल करके दोनों की ओर लार नलिकाएं मिल करके इसोफेगस के बीच के नीचे एक संयुक्त लार नलिका कॉमन सेलेवरी डक्ट बनाती हैं, जो कि हाइपोफेरिस के नीचे सेलेवेरियम में खुलती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, जो सेलेवरी लार ग्रंथियाँ होती हैं वो प्रत्येक भाग में क्या होता है, गुच्छे के आकार में निचले भाग में जो है वो पाई जाती हैं और ये कोष्ठ लार नली को जाती हैं। इन कोष्ठों में पतली पतली शाखाएं निकल करके सिलेवरी डक्ट में जाती हैं। ठीक है, आगे चलकर ये जो है लार नलिकाएं मिलकर इसोफेगस के नीचे एक संयुक्त लार नलिका बनाती है, इसे कॉमन सिलेवरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है हाइपोफेरिस के नीचे सेलेवेरियम के खुलती हैं। ठीक है, कहाँ खुलती हैं, हाइपोफेरिस के नीचे जो है वो सेलेवेरियम में खुलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सलाइवा जो है वो भोजन मिलता है और फिर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है आपका ये जो पाचन तंत्र का पार्ट है वो ख़त्म होता है। मतलब कि 2 पार्ट आपने पढ़ा, पार्ट 1 और पार्ट 2 डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो ये आप जो है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।